बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि पहले भी हम जिक्र करते रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो उस हवाले से अब क्योंकि वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ की हुकूमत मैं कहूँगा कि वो गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने के हवाले से बातचीत चल निकली है। और उसमें क्या कुछ हुआ है गुज़िश्ता 2-3 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई है वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो तकरीबन मैं आपको दिन बता देता हूँ कि किस दिन क्या हुआ था। 11 यानी 2 दिन पहले आर्मी चीफ़ के ज़ेर सदारत एक यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको बुलाया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी से जो है रज़ा रबानी और बिलावल भुट्टो थे, जो मुस्लिम लीग नून से वो शहबाज शरीफ थे, और इस तरह जो दीगर पॉलिटिकल जमातें थी उनमें से भी मौजूद थे, और आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर भी उसमें मौजूद थे। उसमें जो गिलगित बल्तिस्तान के 5वें सूबे के हवाले से बातचीत हुई है। इसकी बैकग्राउंड तो बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एक तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम क्या चाहती है और पाकिस्तानी यानी स्टेट क्या चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, और ये सारी चीज़ें शायद सबको बाखूबी जो है इल्म है। और अभी तक इतने अरसे में गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नहीं कौमी दायरे में शामिल किया गया, ये भी बातें चल निकली हैं। और अब क्योंकि इस पर बाकायदा तौर पर कुछ चीज़ें आ रही हैं, डिसीजन भी हो रहे हैं। उसके बाद ये हुआ कि आपने एक देखा होगा कि एक पार्लिमानी कमेटीज़ यानी कौमी असम्बली में होना था एक सेशन कल, और परसों रात को हंगामी एक इजलास तलब किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वहाँ के जो वज़ीर हैं और सेक्रेटरीज़ हैं और बाकी जो दीगर ख्वाजा आसिफ को भी तलब किया गया, और मतलब उनको भी मदऊ किया गया इस हवाले से, ताकि इसमें कोई कंसेंसस हो। लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि वो कंसेंसस शायद नहीं हुआ, और कल दिन सुबह के वक्त भी एक सेशन हुआ, वो उसमें भी देखा गया, उसमें कोशिश की गई कि गिलगित बल्तिस्तान की कुछ पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों को भी बिठाया गया, लेकिन अभी तक कोई कंसेंसस सामने नहीं आया था। लेकिन एक चीज़ जो सामने आ रही है, एक तो इसमें इस वक्त चाइना और चाइना की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है, जब से हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद की जो सूरत हाल है और लद्दाख में जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त चीन की, उसके बाद ये फ़ैसला जो है वो किया गया, और उसके बाद इसमें तेज़ी से काम भी होता हुआ नज़र आ रहा है। और मीडिया, जो भारतीय मीडिया है, उसकी जो चीखें निकल रही हैं वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। और फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें मेजर गौरव आर्या, जो कि आरएसएस का एक, मैं ये समझता हूँ कि गंदरा छोटा सा कतरा है, वो जो कुछ बातें कर रहा है और जिस तरीके से वो बात कर रहा है कि बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में जो उसने या उसकी जो आरएसएस और रॉ ने जो कुछ करने की कोशिश की और मुंह की खाना पड़ी, और जैसे वो ख़ुद यानी मेजर होने की रिटायर्ड मेजर है, और उसकी जो सूरत हाल है वो मैं अलग से एक बताऊंगा कि वो है बेसिकली कौन, लेकिन वो एक छोटा सा आरएसएस का गंदा कतरा है। वो बात क्या कर रहा है, वो पाकिस्तान में जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके बारे में क्या बात कर रहा है, पाकिस्तान में जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं उनके बारे में क्या बात कर रहा है, और जो कुछ सूरत हाल यहाँ पर बन रही है उसमें हमारे उलमा इकराम को बहुत ही यानी देखना पड़ेगा, क्योंकि नाजुक सूरत हाल है। और अगर मेजर गौरव आर्या या आरएसएस और रॉ जिस तरीके से सरेआम सी पैक को, उनकी खुद मुख्तारी को ख़तरा कह रहे हैं, और वो एक फ़िरका वारियत को यहाँ पर पाकिस्तान में फैलाने के लिए अरबों डॉलर्स लगाने की बात कर रहे हैं और सेल करने की लोगों को बात कर रहे हैं, और वो मैं आपको आगे चल के सुनाऊँगा कि उन्हीं की ज़बानी वो सुन सकते हैं कि वो क्या बकवास जो है वो किया जा रहा है, क्या वाकई हमारे यहाँ जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो इस बारे में उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। अभी तक कंसेंसस यानी ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये कह रहे हैं कि अगर अभी हुकूमत ने वो किया तो उनको नुकसान होगा। ज़ाहिर है जो हुक्मरान जमात है तहरीक इंसाफ, वो भी इस वक्त चाह रही है, इस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही है, और सबसे अहम इस वक्त डिमांड चाइना की है। वो क्यों है उस पर अलग से बताना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल ये सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और शायद मजहबी जमातें ये समझती हैं कि इस वक्त अगर ऐलान हुआ तो उनको नुकसान होगा और तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा होगा। वो इसके लिए रेडी तो हैं, लेकिन वो
इलेक्शन के बाद इस पर बात करने के लिए तैयार हैं अभी तक। लेकिन ज़ाहिर है 2-4 दिन नेक्स्ट जो आने वाले हैं वो बड़े अहम होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पहले हंगामी इजलास तलब किया गया और फिर उसमें उसको मअतल किया गया, सस्पेंड किया गया फ़िलहाल, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उसको दोबारा से देखा जाएगा। लेकिन मीटिंग्स चल रही हैं इस्टाब्लिशमेंट और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है, उसमें चीज़ें पेश की जा रही हैं कि क्या कुछ इस खित्ते में जो तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है और भारत एक तरफ आइसोलेट होता हुआ नज़र आ रहा है कि एक तरफ आप ख़ुद सोच सकते हैं कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, एक और डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान की हुई है। अगेन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सफारती महाज में समझता हूँ कि पाकिस्तान में कामयाबी हासिल की कि अफ़गानिस्तान और चाइना भी एक पेज पे आने के लिए तैयार हैं। उनके लिए जो मीटिंग्स हैं वो पाकिस्तान उनके लिए अरेंज कर रहा है, और पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं चाइना के खुसूसी नुमाइंदे, उन्होंने कुछ मीटिंग्स भी की हैं, उसकी तस्वीर भी आपसे शेयर करेंगे। और उसमें चाइना भी ये समझता है कि अफ़गानिस्तान में अमन जो है ये इस पूरे खित्ते के लिए ज़रूरी है, और जो कुछ भारत यहाँ बीज बोने की कोशिश करता रहा है, अफ़गानिस्तान हो, बलूचिस्तान हो या गिलगित बल्तिस्तान की, वो सरेआम जिस तरीके से दावे करता हुआ नज़र आ रहा है कि हम इस तरह पैसे लगा रहे हैं, इस तरीके से हम फ़िरका वारियत जो है वो उसको परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बदकिस्मती से वो सारी की सारी उसकी फ़ेल होती हुई नज़र आती है। और जिस खूबसूरत तरीके से पाकिस्तान ने फ़ॉरेन पॉलिसी को देखा, और इसी तरीके से बाकी जो दीगर चीज़ें हैं वो भी देखने में नज़र आ रही हैं। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। एक तो कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां जो सूबा बनाया जा रहा है, उस पर जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या चाह रही है, इस्टाब्लिशमेंट क्या चाह रही है, चाइना क्या चाह रहा है, और दीगर जो ममालिक हैं वो इसमें क्या उनकी रद्द-ए-अमल है, वो आपसे शेयर करते हैं। लेकिन एक मैं आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करना चाहता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये 10 मार्च 2017 को, आप जानते हैं कि उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको जो है वो ये पेश किया गया था, और उसमें कहा गया था कि ड्यूरिंग योर विजिट टू गिलगित बल्तिस्तान ऑन 14 अप्रैल 2015 यू मेड अ नंबर ऑफ अनाउंसमेंट्स फॉर सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। और उसके बाद ये कहा गया था कि आपने कहा था कि कमेटी जो है वो बनाई जाएगी और वो रिकमेंडेशन देगी, और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान को मज़ीद आवाम को पावर्स दी जाएंगी, और इसमें सबसे अहम जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट टू कश्मीर की जो मूवमेंट है उसको भी देखा जाएगा। इसकी कंपोजिशन जो थी, हमने देखा कि उसमें कौन कौन लोग थे। मिस्टर सत्ताज अजीज़ उस वक्त मौजूद थे, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर थे। मिस्टर आशिर जो है अश्तर ओसाफ अली थे, ये स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे। और इसी तरीके से जो है वो ज़हीर अहमद थे, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान थे, चीफ़ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान। मिस्टर एजाज़ अहमद चौधरी थे, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और मिस्टर आबद सईद थे, फार्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स इन गिलगित बल्तिस्तान। और मिस्टर ताहिर हुसैन थे, ये थे चीफ़ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान। और मेजर जनरल जो है वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा थे, ये DGMO थे, रिप्रेजेंटिंग द मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और डॉक्टर मोहम्मद फैसल थे, ये डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे। ये 9 मेंबर्स पे एक कमेटी तश्कील दी गई थी। इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो भी थे वो एक लंबी डिटेल है, इस पे अलग से एक बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 3rd सेशन तो जो था गिलगित बल्तिस्तान का, उसमें लेजिस्लेटिव असम्बली जो है गिलगित बल्तिस्तान ने, उन्होंने 17 अगस्त 2015 को एक रेजोल्यूशन पास की थी। वो मैं आपके सामने रखता हूँ, उसमें क्या कहा गया था, और वो आपके लिए मज़ीद ईजी हो जाएगा कि कब से इस पे बात हो रही है। अचानक बात नहीं हो रही, इस पे कई सालों पर मुहित जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की भी इसमें जद्दोजहद शामिल है। और इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट तब्दील होती रही है, हर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ जो है वो इस पे बात करने की कोशिश की, और फाइनली अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है, और चाइना इस वक्त चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को उनका राइट मिलना चाहिए।
उसकी रीज़न ये है कि सी पैक को जिस तरीके से पड़ोसी एक मुल्क है जो बार बार उसको ये लग रहा है, बार बार वो ये इजहार कर रहा है कि वो उसकी खुद मुख्तारी को ख़तरा है, और जिस तरीके से वो घिनौने जो है वो खेल खेल रहा है, बहुत हद तक वो नाकाम भी हो चुका है और वो आइसोलेट हो चुका है कि अपने तमाम पड़ोसी ममालिक समेत अंदर से उसकी आवाज़ उठ रही है। अब अलग नेक्स्ट इलेक्शन के लिए आप ये सोच सकते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए कंपेन इस बात पे हो रही है, जो मोदी के ख़िलाफ़ हो रही है, कि हम सी पैक का हिस्सा भी बन सकते हैं और इस खित्ते की जो अहमियत है उसके हवाले से भी बात करें, क्योंकि इस वक्त मोदी सरकार आइसोलेट हो चुकी है और वो सिर्फ अमेरिका की जो या इज़राइल का जो खेल है वो इस खित्ते में खेलने के लिए वो एक अकेला रह चुका है, और बाकी दीगर जितने भी ममालिक थे वो अपनी पॉलिसी को मुकम्मल शिफ्ट कर चुके हैं। एनी हाउ जी, थर्ड सेशन में गिलगित बल्तिस्तान की लेजिस्लेटिव असम्बली है, 17 अगस्त 2015 को उन्होंने ये कहा, द फॉलोइंग रेजोल्यूशन वाज पास्ड विच डिमांडेड दैट गिलगित बल्तिस्तान बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस बाय इंश्योरिंग its representation in National Assembly and the Senate to fulfill the long-standing demand of the people of this region to join the national mainstream। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो इतने अरसे से वेट कर रहे थे वो पाकिस्तान की जो नेशनल mainstream पॉलिटिक्स है उसमें इंटर होने के लिए। एनी हो, पर करारदाद जो है गिलगित बल्तिस्तान का 72,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और 20 लाख आबादी पर मुश्तमिल इलाका है। अब ज़ाहिर है 21, 22, 23 लाख तक आबादी पहुंच चुकी है, मज़ीद भी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। कोविड के बाद हमने देखा कि एक सूरत चेंज भी हुई है। इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत से लोग अब नया यानी रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं और दीगर जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में मौजूद थे वापस वो गए भी हैं। एनी हाउ, ये बताया जा रहा है कि 1948 में डोगरों के तसल्लुत से आज़ाद कराया गया और जज्बा ईमानी के तहत ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में शामिल किया गया। बदकिस्मती से ताहाल इस खित्ते को आइनी हुकूक से महरूम रखा गया। ये करारदाद पेश की थी गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने इस मक़तदर ऐवान के अरकान को जहाँ हक़ रायदही के तहत वोट देकर मुंतखब किया, हुकूमत को चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल आइनी हुकूक दिए जाएँ, देते हुए कौमी असम्बली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी इदारों में नुमाइंदगी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में कश्मीर का फ़ैसला एक मुनसिफाना और आज़ादाना राय शुमारी के ज़रिए हल होने तक के लिए दिया जाए। ये बड़ा क्लियर ये दिया गया। जो कुछ हम देख रहे हैं कि कश्मीर की आवाम को भी या कश्मीर की लीडरशिप को भी जो है वो शायद मुबैना तौर पर उनको गलत फहमी में डाला भी जा रहा है और कुछ शायद अपोजिशन की तरफ से कोशिश भी की जा रही है कि ये शायद इस तरीके से आवाज़ उठाने से होगा। लेकिन ज़ाहिर है कश्मीर की आवाम भी समझती है और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम भी समझती है, और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने इतना वेट किया और हमेशा वफाक के साथ और उन्होंने साथ भी दिया। और गिलगित बल्तिस्तान के हिस्से से जो मुहिब वतन आप देख सकते हैं, कई ऐसे शहर हैं वहाँ पर जहाँ पे शहादा की लाइन मौजूद है, वहाँ पर जितने भी नाम लीजिए कम है। अलग से एक दिन में आपसे शेयर करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में बड़े बड़े नाम जो है पाकिस्तान के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, खुसूसन जबकि हुकूमत ने वक्त की नज़ाकत और ज़रूरत के पेश नज़र इस खित्ते को आइनी हुकूक देने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान का मुक़तदर ऐवान भरपूर मुतालबा करता है कि गिलगित बल्तिस्तान को फौरी तौर पर आइनी सूबे की हैसियत देकर यहाँ की आवाम की दरीना महरूमी को दूर किया जाए। ये एक करारदाद है जो कि पेश की गई है 17 अगस्त 2015 को। आगे चलते हैं। बहुत कुछ है, इससे ज़्यादा पूरा पढ़ना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपसे ये शेयर करता हूँ कि इस वक्त की जो पोजीशन रिकमेंडेशन जो दी गई थे, वैसे मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ ये पूरी की पूरी जो पोजीशन है, करारदाद है वो, कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। लेकिन रिकमेंडेशन जो क्या दी गई थी इस कमेटी में, बड़े 9 मेंबर्स थे इसमें कहा गया द कमेटी हैज़ केयरफुली रिव्यूड past efforts to bring about administrative and legal reforms in GB, culminating in Gilgit-Baltistan Order 2009. As already pointed out, the GB Order 2009 was an important step forward in restoring some of the fundamental rights of the people of Gilgit-Baltistan, including access to independent judiciary and self-rule through elective representatives. However, the remaining issues, including functions and powers of Gilgit-Baltistan Assembly
and the issue of representation of Gilgit-Baltistan in Parliament of Pakistan are yet to be considered. आगे ये कहा गया है द कमेटी देयरफॉर केम टू कंक्लूजन, कमेटी ने जो नतीजा अखज़ किया है वो क्या है, दैट फर्दर रिफॉर्म्स इन गिलगित बल्तिस्तान वर नेसेसरी टू इन्हेंस द सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड टू अपग्रेड द स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जिसकी बेस पे हम देख रहे हैं कि एक तरफ कौमी असम्बली की सीट्स की बात की जा रही है, सेनेट की जा रही है, और ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स की जो बात की जा रही है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में क्या रिफॉर्म्स लाया जाएगा, कितनी जो है नेशनल असम्बली की सीट्स और कितनी सेनेट की सीट्स जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को देने के लिए कमेटी ने बाकायदा तौर पर एक रिकमेंड किया। तमाम जो इससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से फैसले थे उसको रिव्यू करने के बाद एक दिया, और अब फर्दर उसमें क्या कुछ किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रोवाइडेड द इंटरनेशनल रेमिफिकेशन ऑफ दीज रिफॉर्म्स आर फुली recognized and Pakistan's principled position in the context of UN resolution on Kashmir is clearly spelled out. Accordingly, the committee submits the following recommendation for the consideration of the government. अब ये कहा कि in order to fulfill the aspiration of the people in next logical step to implement the Supreme Court decision will be to give गिलगित बल्तिस्तान प्रोविजनली द स्पेशल स्टेटस ऑफ प्रोविंस, स्पेशल स्टेटस ऑफ प्रोविंस, उसमें क्या क्या कुछ होगा, पेंडिंग फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट, इसको मद्देनज़र रखा जाएगा। जो पेंडिंग डिस्प्यूट है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको बार बार ये जोड़ा ना जाए कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को अगर जो है वो राइट्स मिलते हैं उसमें कश्मीर काज को जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि मज़ीद मजबूत होगा। ये आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगा। दिस स्टेप विल बी पॉजिटिव रिस्पांस टू द फॉर्मल रिक्वेस्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि आज़ादी ये राय है तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो चाहती है एटलीस्ट 70-72 सालों के बाद उनको वो मिलना चाहिए और मिल रहा है। एज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनानिमस रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन द GB लेजिस्लेटिव असम्बली ऑन 17 अगस्त, जो मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ कि जो एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई थी गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में, डेफिनेटली उसमें मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, उनको क्रेडिट जाता है, लेकिन साथ दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, मजहबी जमातों की भी रिप्रेजेंटेशन थी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की तर्जमानी करती है। एनी हाउ ये कहा जा रहा है कि दिस अरेंजमेंट्स कैन बी फार्मलाइज बाय गिविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इन द नेशनल असम्बली एंड सेनेट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन आर्टिकल 51 and 57 रिस्पेक्टिवली, rather than amendments in article 1 to article 1। सिर्फ amendments की ज़रूरत है और इसमें जो है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन आर्टिकल 51 और 57 में ये कहा गया है। फिर ये कहा गया कि सिंस रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल असम्बली विल बी बेस्ड ऑन लास्ट ऑफिशियल सेंसेस, जो भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान विल बी इंटाइटल्ड टू 3 स्पेशल सीट्स, 1 फॉर ईच ऑफ दी 3 डिवीजन। जैसे गिलगित है, द्यामर है और फिर आपका जो बल्तिस्तान है उसमें यानी एक सीट जो है वो दी जाएगी तीनों डिवीजन्स में, यानी गिलगित, बल्तिस्तान एंड द्यामर। 1 एडिशनल वुमेन सीट कैन आल्सो बी एडेड, यानी एक वुमेन की स्पेशल सीट होगी और 3 जो है वो तीनों डिवीजन में एक सीट दी जाएगी। नेशनल असम्बली की यानी 4 सीट्स जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए। फिर कहा जा रहा है कि टू बी इलेक्टेड बाय द गिलगित बल्तिस्तान असम्बली, दिस ऑर्डर कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 258। प्रोविजन फॉर दीज 3 सीट्स कैन बी मेड बाय एडिंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स आर्टिकल 51(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक ये क्लियर हो गया, बड़ा वाज़ेह कहा गया कि कानून किस हद तक इजाज़त देता है और उसमें कौन कौन से आर्टिकल और जो है वो आर्टिकल्स के तहत अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं और ये दी जा सकती है। फिर वो कहा गया कि एंड 4 सीट्स ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान टू बी फिल्ड फ्राम सच डेट एंड सच मैनर एज द प्रेजिडेंट मे ऑर्डर टू स्पेसिफाई, ज़ाहिर है उसमें बताया जाएगा। सो ग्रांटेड एज पार्ट ऑफ द रिफॉर्म्स टू एड्रेस aspiration of the people of Gilgit Baltistan pending to the final resolution of Jammu and Kashmir dispute as per UN Security Council resolution without any prejudice to Pakistan principal stands। ये यानी गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेटस है, उनकी आवाम को जो राय दिए जा रहा है
हक़ राय दही या उनको जो पावर्स दी जाएंगी, उसमें कश्मीर काज को या UN रेजोल्यूशन को में किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो नहीं होगी। और उसी तरीके से जो मकबूजा कश्मीर की आवाम है, उनकी जो उनके राइट्स हैं उनके लिए उनको जब तक मिलते हैं, जब तक ये यानी उसके साथ मौजूद रहेगा। सिमिलरली 3 स्पेशल सीट्स कैन बी क्रिएटेड फॉर गिलगित बल्तिस्तान इन सेनेट। अब अपर हाउस जो है अवान बाला है, उसमें भी 3 सीट्स जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दी जाएंगी, 1 फॉर ईच डिवीजन थ्रू अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स इन आर्टिकल 59 आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट करके ये भी इन 3 सीट सेनेट में भी दी जा सकती हैं। यानी अगर 104 सीट्स हैं पहले सेनेट की, तो 107 हो जाएंगी। इसी नेशनल असम्बली की 342 हैं, तो उसमें 4 मज़ीद ऐड हो जाएंगी, तो 346 सीट्स हो जाएंगी। और मज़ीद भी इसमें अमेंडमेंट्स आ सकती हैं। जो पाकिस्तान में पहले से मौजूद सूबे हैं, उसमें भी ये कहा जा रहा है, अभी कबल वक्त है, सोर्सेज बता रहे हैं कि हो सकता है उसमें भी चेंजिंग आए। इसी तरह टू ब्रिंग गिलगित बल्तिस्तान असम्बली एट पर विद अदर प्रोविंशियल असम्बलीज all legislative subject other than those enumerated in Article 142 of the Constitution and its 4th schedule may be assigned to the Gilgit-Baltistan Assembly and the Council the prescribed manner with corresponding executive powers. Gilgit-Baltistan may be given representation in all constitutional bodies like, ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए। इससे बड़ा इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को पैकेज नहीं दिया जा सकता। ज़ाहिर है पैकेज तो बहुत से उनको दिए गए, पैसा भी बहुत दिया गया, लेकिन उनको जो उनका राइट है, जो वो कई सालों पे मुहित है, उनकी जदोजहद, वो ये मिलना सब शायद गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी कि गिलगित बल्तिस्तान जो गवर्नमेंट है मे बी गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लाइक NEC NFC अवार्ड जो होगा, जो सूबों को मिलता है, उसमें भी, और IRSA by existing special invitations similar to those extended to AJK. Simultaneously ये कहा जा रहा है कि रोबूस्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली गिलगित बल्तिस्तान की आवाम में आ सकती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, हिली एरियाज़ में आप देखें दूर दराज तक एक 27,000 मरबा किलोमीटर, थोड़ा इलाका नहीं है। वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में अगर लोकल गवर्नमेंट को मज़ीद करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ के आवाम की जो इशूज़ हैं वो बहुत जल्द सॉल्व हो सकते हैं। ये भी कहा जाए सिमल्टेनियसली अ रोबूस्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम शुड बी सेट अप इन द गिलगित बल्तिस्तान एज अर्ली एज पॉसिबल टू प्रोवाइड ऑल सर्विसेज एट द ग्रास रूट लेवल्स। और इस तरह की जो छोटी मोटी इश्यूज़ हैं वो उनके सॉल्व की जाएँ। इट कैन बी प्रोवाइडेड दैट गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान विल बी अ लोकल रेजिडेंट एंड अ वोटर क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली। अब इसमें जो नीड फॉर रिफॉर्म्स इन AJK है, उसमें भी जो रिफॉर्म लाए जाने के लिए, यानी AJK में क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, कहते हैं ऑल्दो द कमेटी TORs आर कन्फाइंड टू गिलगित बल्तिस्तान, इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट एज दैट देयर इज अ नीड ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन AJK। इन एडिशन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू GB in the 2 houses of the parliament, if implemented, would create further differentiation in the relative status of AJK and GB. It is therefore highly important to harmonize the reforms track of the GB with that of AJK. और इसमें जो देखा जा रहा था इन द कंटेक्स्ट, ये कहा जाए प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज विजिट टू मुजफ्फराबाद, एक कमेटी वहाँ पे भी बनाई गई थी। 29 दिसंबर 2016 को अप्रूव द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ 5 मेंबर कमेटी, जो AJK के हवाले से जो किया था, आपने देखा होगा, उस पर भी बहुत सी बातें हुई, बहुत सी कंसेंसस हो चुके थे। अब कहा जा रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस टू रिव्यू द एम्पावरमेंट ऑफ AJK गवर्नमेंट ऑन द एनालॉजी ऑफ द प्रोविंसेस आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ 18th अमेंडमेंट, दिस कमेटी वाज नोटिफाइड ऑन 8th मार्च 2017। अब इसमें बहुत ही क्लियर चीज़ें दिखाई गई हैं, और फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आप सब जानते हैं। GB एज अ गेटवे फॉर CPEC, GB as a gateway for CPEC can see a major transformation of its economy if the opportunities emerging from CPEC are carefully and effectively utilized. This in turn will require political, institutional and cultural linkages with China. A 40-member delegation from the Xinjiang Autonomous Region of China, XUAR, recently visited GB and identified a number of
initiative and projects to promote comprehensive cooperation. The federal government should provide full support to the implementation of these projects. अब ये उसमें पूरा बताया गया, फिर वो कहा गया कि special attention should be paid to the setting up of the one of the more industrial parks in Gilgit Baltistan with the cooperation of people of Republic of China. यानी चाइना गिलगित बल्तिस्तान में डायरेक्टली जब प्रोजेक्ट्स लगाए सकते, जिस तरह बाकी दीगर शूबों में आप देखते हैं लग सकते हैं, अभी चाइना आपने नहीं देखे होंगे गिलगित बल्तिस्तान में चाइनीज़ लोग जो आए थे और उनको किसी वजह से वहाँ पर नहीं रुकने दिया गया था और उनको पाकिस्तान के दीगर शहरों में उनको वो मौजूद है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में चाइनीज़ मौजूद नहीं है। आल्दो के सी पे का रूट है, बहुत सी चीज़ें जिसमें देखी जा रही हैं और इसमें गिलगित बल्तिस्तान भी की अवाम क्या चाहती हैं, चाइना इस वक्त क्या चाहता है, पाकिस्तान इस वक्त क्या चाहता है, इस पर जो है वो ज़्यादा फोकस है रदर दैन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सियासी मकासद हासिल करने के लिए कुछ और बात कर रहे हैं, वो शायद उनका जो ख्वाब है वो पूरा ना हो सके, लेकिन मुल्क के वसीतर मफाद में इस वक्त फ़ैसले जो है वो मतवक्के नज़र आ रहे हैं। अच्छा, दीज पार्क्स इफ़ प्रॉपरली डेवलप ड्यूरिंग दी अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लाइन्स फ्राम Kashgar to Hunza will not only provide larger employment opportunities to the people of Gilgit-Baltistan but also boost industrial and commercial activities in Gilgit-Baltistan. तो डेफिनेटली आप अगर अभी भी गिलगित-बल्तिस्तान में चले जाएँ 20-22 घंटे की लोड शेडिंग आपको मिलेगी। इंतहाई खूबसूरत एरिया वहाँ पर, यानी आबशारें मौजूद हैं, पानी की वाफर मिकदार होने के बावजूद वहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सी कुछ रुकावटें मौजूद थीं जिस वजह से ये गिलगित-बल्तिस्तान की आवाम ने गुज़िश्ता कई दहाइयाँ जो है वो फेस किया। अब अगर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो रही है और उसमें चंद जो अपोजिशन के कुछ लोग हैं वो अगर रुकावट बन रहे हैं और उनको अपना नुकसान नज़र आ रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ वोट ज़्यादा ले जाएगी और एक उनका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, तो अगर उनको ये नज़र भी आ रहा है तो फिर भी मुल्क के वसीतर मफाद में गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए उनको ऐसा रुकावट नहीं बनना चाहिए। यानी हो आगे चलते हैं जी। बहुत सी चीज़ें हैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए, फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी ये भी है, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स कैसे होंगे जीबी के, उस पर आप अलग से बात करेंगे क्योंकि ज़रा एक पूरा ये वो है और इसमें बहुत सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि जीबी इन वेरियस सर्विसेज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट देयर इज़ अ नीड टू इंडक्ट सम ऑफिसर्स फ्राम गिलगित बल्तिस्तान सिविल सर्विस इनटू पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, Office Management Group and Pakistan Police Service. The officers in PAS, Pakistan Administrative Service, can be inducted from DMS cadre and PSP from GB Police Service. इस तरीके से यानी उनको पेश किया जा सकता है। फिर उसके बाद आगे चलें तो in order to integrate GB into mainstream, it is recommended that for appointments in all the national organization authorities, WAPDA, NHA, PIA, suitable candidates from GB should also be considered. इसमें दूसरी राय नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है वो इंतहाई टैलेंटेड है। जो गिलगित बल्तिस्तान के ऑफिसर्स हैं, CSP जो CSS क्वालिफाई करके आते हैं, वो किसी से कम नहीं है, बल्कि बाकी दीगर अगर सूबों की हम बात करें तो कंपैरेटिवली वो बहुत अच्छे तरीके से वो सर्व कर रहे हैं। इसमें अगर वो पाकिस्तान के दीगर तमाम सूबों की तरह उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे तो डेफिनेटली वो मज़ीद एक बहुत बड़ा एक होगा गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में, ये सबसे बड़ा पैकेज है तारीख़ में। स्ट्रेटजी क्या बनाई जा रही है और ये चीज़ें देखी जा रही हैं, ये मैं आपसे शेयर करूँगा। डेफिनेटली ये पूरा एक उसका है और इसमें एक किसी दिन में आपको इसमें से मज़ीद चीज़ें तो दिखाऊँगा गिलगित बल्तिस्तान रिफॉर्म्स क्या दी जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल आप ये देखें कि अभी तक जो कहा जा रहा है वो 3 डिवीज़न है, नेशनल असम्बली की 3 सीट्स जो हैं और एक रिज़र्व सीट और इसी तरह सैनेट की 3 सीट्स। ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो होगी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए कि जो भी है वहाँ पर 20-21 लाख की आबादी है, उनको उनका मेंबर जो है जब नेशनल असम्बली में मौजूद होगा, यानी कौमी असम्बली में, इसके साथ साथ अगर हम बात करें वो सैनेट में भी मौजूद होंगे, तो डेफिनेटली गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जो आवाज़ है वो असम्बली में मौजूद होगी, तो उनके मसाइल जो है वो मज़ीद आएंगे। और इसमें
जो दीगर क्या सराइयाँ मौजूद हैं, बहुत से लोगों के जो टेक्स्ट मैसेजेस और ये थे कि सब्सिडी क्या होगा, सब्सिडी उसी तरह रहेगी। बहुत से पूछ रहे थे कि शायद एनसीपी गाड़ियाँ जो हैं वो, लेकिन आप सवात या मालाकंड डिवीज़न पूरा देख सकते हैं, वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह मौजूद है। और ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म्स हो सकते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान जो अगर सूबा बनता है तो उसमें सिर्फ एक चीज़ को, एक इंडस्ट्री को अगर अच्छे तरीके से देखा जाए, जिसमें आपकी टूरिज़म है और जो उनकी फ्रूट इंडस्ट्री है, उसको ही सिर्फ अगर अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो गिलगित बल्तिस्तान ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अब इसमें किस हद तक कौन कौन रुकावट है, बहुत सी बातें जो है वो सामने आ रही हैं, चीखें जो निकल रही हैं। लद्दाख में मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इंडिया ने हमेशा सी पैक की मुखालफत की, और इस वक्त जो उनकी चीखें निकलती हुई नज़र आती हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, वो भी ज़रा आप सुन लें। इमरान का ऑपरेशन गिलगित बाल्टिस्तान। इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान को पता है कि अगर ऐसी कोशिश की गई तो भारत उसका विरोध करेगा। अगर पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में फौज की तादाद बढ़ाई तो भारत भी दोगुनी ताकत के साथ अपना जवाब देगा। ये भी जंग भड़काने का एक और ऐसा हथियार है जिसे इमरान ने अपने तरकश में रखा है। लेकिन इमरान को ये नहीं पता कि नया प्रांत तो दूर की बात है, पाकिस्तान के 4 प्रांतों में पहले से बगावत की चिंगारी भड़क रही है। और तो और गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में इमरान हाय हाय के नारे लग रहे हैं। पीओके में लगातार चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी के खिलाफ गुस्से की ज्वाला धधक रही है, तो गिलगित बाल्टिस्तान में भी इमरान सरकार और पाकिस्तानी फौज का पुरजोर विरोध हो रहा है। इसी हफ्ते पाकिस्तान को 2 तमाचे पड़ चुके हैं। और फिर उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो पहले ही वो चीख रही, अच्छा छोटी छोटी बातों पे, कभी वो कहते हैं जी कि लद्दाख में जनाब चाइनीज़ ने पंजाबी गाने लगा दिए, बड़े बड़े स्पीकर रख दिए और उनका रुख जो है वो गिलगित जो आर्मी है भारत की उसकी तरफ रख दिया। और उसमें जो सिख कम्युनिटी के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं और स्पाई हैं, वो क्योंकि पंजाबी बड़े सुनते हैं और उनको वो गानों पे झूमते भी रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा जी 1962 में भी उन्होंने ऐसे किया था, और अब 2020 में भी वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अब इस तरह की वो कंप्लेंट्स कर रहा है भारत, यानी इंटरनेशनल कंप्लेंट्स ये कर रहा है कि भारतीय फ़ौज को पंजाबी गाने सुनाए जा रहे हैं, और उस पर वो उनको बहुत बड़ा मसला जो है वो दरपेश है। इसी तरीके से जो मेजर गौरव आर्या है, मैंने पहले भी ये कहा था कि आरएसएस और एक उनका छोटा सा गंदा कतरा है, वो जिस जो बात वो कर रहे हैं, ज़रा आप सुनेंगे। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं। उनसे बोलना देखो मौलवी साहब SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी, और आपकी हर चीज़ का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी हैं। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, 12 कौन है, ये कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो। लेकिन उसमें गंद किसने डाली? मौलवियों ने डाली ना गंद उसमें। आम मुसलमानों तो नहीं डाली, मौलवियों ने गंद डाली। पाकिस्तानी मौलवियों ने जो गंद डाली है।
और वो जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स के बारे में और इस्लाम के बारे में जो गुफ्तगू कर रहा है और जो तफरका वो डालने की कोशिश कर रहा है, और वो बुरी तरह यानी इससे पहले वो जो कुछ करते रहे वो तो आपके सामने है। कुलभूषण सिंह जादेव जो कुछ करता रहा है, आया है, और इस तरह का जो शख्स अगर सरेआम करता है, इससे बड़ी दहशतगर्दी फैलाने वाला कौन सा शख्स हो सकता है। यानी आर्मी से रिटायर्ड है, और किस तरह वो रिटायर्ड हुआ वो एक अलग से स्टोरी है, लेकिन वो शख्स जो इस वक्त भारत की डिफेंस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपना, उसने यानी डेली बेसिस पे आप देखेंगे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठा हुआ, और एक टीवी चैनल्स का वो डायरेक्टर बन के बैठा, और वो इस तरह की बात करे, इससे बड़ी खुली दहशतगर्दी को वो क्या हो सकती है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की आवाज़ यूज़ हो रही है। और हमारे यहाँ यानी वैसे ही एक इल्ज़ाम लगाया था, और इससे पहले जितनी प्लानिंग है वो आप देख सकते हैं, पुलवामा वाकई प्लानिंग हो या 27 फरवरी जो एबटाबाद के हवाले से प्लानिंग थी वो फेल हुई, और फिर 27 फरवरी को जब अभिनंदन को चाय पिला के वापस भेजा था पाकिस्तान ने, इससे बड़ी आप देख सकते हैं कि क्या भारत की स्ट्रैटेजी हो सकती है। और मज़ीद अब वो खुलकर सामने आ गया कि हम जनाब पैसे भी देंगे, मोबाइल भी देंगे, और जो पाकिस्तान में मौलवी हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, और पहले भी क्या कुछ करते रहे। तो ये हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स को भी देखना होगा, हमारे तमाम जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं उनको देखना होगा, और कुछ अभी भी इस तरह की बातें शायद उनके कहने पे पहले भी होती रही हैं, और अब बड़े विजिलेंट हैं तमाम इदारे, तो वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल होगा। हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, तमाम मकाते फ़िक्र के जो लोग हैं, उनको देखना होगा कि ये तफरका कौन डालना चाह रहा है, कौन ये कह रहा है कि मौलवी को 5000 सैलरी है, और अगर हम ऊपर से उनको एक मोबाइल भी दे देंगे और बाहर से अगर डॉलर भेजेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान में जो है वो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, 6 माह के अंदर अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आ जाएगा, और बहुत कुछ कह रहा है। और सबसे बड़ी एक यानी इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है कि वो शख्स ये कह रहा है कि भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में इलिटरेसी है, उसको शायद अपने मुल्क का इल्म नहीं है, तो उसको किसी अगली वीडियो में उसको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया की जो चीखें निकली हैं, जो मीडिया जो कुछ चीख रहा है वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे अहम एक और तारीखी डेवलपमेंट जो हुई है इस वक्त, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट आल्सो फॉर चाइना, और इस पूरे रीजन के लिए। और जो इस पूरे रीजन की जो पॉलिसी शिफ्ट हुई है वो आप देख सकते हैं, वो रशिया की बात करें, वो इवन वो ममालिक जिनकी पॉलिसी पहले भारत की तरफ क्या थी वो आप खुल के सामने आ चुकी है, वो बांग्लादेश हो, वो इवन ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, बाकी जो दीगर ममालिक थे जो तसल्लुत में थे भारत के, वो भी अब भारत को आंखें दिखाते हुए नजर आते हैं, और वो सी पैक का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, और वो अपनी आवाम की जो गुर्बत है वो उसका दूर पहुँचाते हैं। और इस पूरे रीजन में अब जो इसके बारे में रीजन के बारे में कहा जा रहा है कि अगले 10 से 15 साल बाद ये रीजन जो है वो दुनिया पे हुक्मरानी करेगा, वो आपके सामने होगी जो चीज़ें से नज़र आ रही हैं। श्रीलंका, नेपाल, भूटान समेत जो ममालिक थे जो भारत से बुरी तरह तंग थे, अब वो बाकायदा तौर पर चाइना की तरफ उनका जो झुकाव है और आंखें दिखाते हुए नज़र आते हैं, वो भी आपके सामने है। और बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और ईरान की जो पॉलिसी शिफ्ट आपको नज़र आई है, और भारत के अंदर से जो इस वक्त सूरत हाल है कि भारत के अंदर कांग्रेस जो है वो अब अपना पॉलिसी शिफ्ट ये भी देख रही है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने आरएसएस और यानी जो सेकुलर होने का जो दावा था अपने आयन के साथ ही गद्दारी कर दी है, और दूसरी तरफ वो एक अमेरिका और इजराइल का एक जो है प्लान लेके यहाँ बैठा हुआ है इस खित्ते में, और बुरी तरह से नाकाम होता हुआ नज़र आता है, उसकी इकॉनमी बुरी तरह से गिरती हुई नज़र आती है। अब वहाँ पर अपोजिशन जो है वो इस खित्ते के हवाले से बात करती हुई नज़र आती है, अपने मंशूर को चेंज करती हुई नज़र आती है कि हम खित्ते में इसका हिस्सा, इस रीजन का हिस्सा बनेंगे जिसमें रशिया, चीन, पाकिस्तान, ईरान ये ममालिक हैं, ना कि हम अमेरिका की पॉलिसी की टो करेंगे। तो डेफिनेटली उनको इस खित्ते में आइसोलेशन का ख़तरा भी नज़र आ रहा है, और जो बुरी तरह से इस वक्त मोदी सरकार फंस चुकी है। आए रोज़ आप देखते हैं अभी इस वक्त पोजीशन कोरोना वायरस की ये है कि 90,000 से 1 लाख रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर मुतासरीन में इजाफा होता हुआ नज़र आता है। डेथ टोल देखें कहाँ पहुँच चुका है। लेकिन वो मोदी सरकार ये है कि उसको जो 80 लाख इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी वो करता हुआ नज़र आ रहा है, उसको शायद पूरी दुनिया जहाँ पर आवाज़ उठाता नज़र वो उसको नज़र नहीं आ रहा। तो इस पूरे खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है, और इसमें गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आने वाले चंद दिन बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसके हवाले से आपको मज़ीद